प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। आज हम संधि प्रकरण के पश्चात एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। टॉपिक का नाम है उपसर्ग। जैसा कि विदित है आप लोगों को, उपसर्ग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये टॉपिक रहता है और इसके क्वेश्चन को किस तरीके से हम हल करें, क्योंकि अलग अलग तरह से उपसर्ग का प्रश्न पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में। जैसे रीट के अंतर्गत उपसर्ग का जो क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में, वो चाहे प्रथम भाषा हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे लेवल फर्स्ट हो या लेवल द्वितीय हो, सभी में ये जो उपसर्ग का क्वेश्चन है वो एक ही प्रकार से पूछा जाता है अधिकतर, कि कोई शब्द दिया जाता है और ये पूछा जाता है इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो रीट की दृष्टिकोण से उपसर्ग का टॉपिक बिल्कुल सरल है, उसमें केवल कुछ बातों का ध्यान रखना है, उससे हम आराम से बता सकेंगे कि यहाँ कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अन्य परीक्षाओं की बात करें, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में उपसर्ग का जो क्वेश्चन है वो अर्थ के दृष्टिकोण से भी आ जाता है कि इस उपसर्ग का इस धातु के साथ प्रयोग होने पर क्या अर्थ हो रहा है। जैसे कहीं पर भी कोई उपसर्ग जब क्रिया के साथ जुड़ेगा तब उसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ पूछ लिया जाता है कि इस उदाहरण में इस उपसर्ग का क्या अर्थ है। जहां पर जैसे पूछा जाता है कि संभवती अत्र सम उपसर्गस्य को अर्थ है। अब ये देखना है कि उपसर्ग का जो सामान्य जो अर्थ बताए जाते हैं कई बार कि भाई सम का अर्थ जैसे अच्छा है, प्र का अर्थ प्रकृष्ट उत्कृष्ट श्रेष्ठ आदि है, लेकिन ये इनकी वाचकता के दृष्टिकोण से माना जाता है। जबकि उपसर्ग व्याकरण के एक बहुत बड़े ग्रुप के द्वारा उपसर्गों को वाचक नहीं माना जाता, उपसर्गों को द्योतक माना जाता है। इसलिए ये हमारा उत्तर कि इस उपसर्ग का ये अर्थ है, ऐसा एक उपसर्ग का एक सुनिश्चित अर्थ नहीं होगा। वो क्रिया के साथ, धातु के साथ जुड़कर के अर्थ बदलता रहता है। इसलिए उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ द्योतकता के दृष्टिकोण से नहीं होता और व्याकरण का एक बहुत बड़ा समुदाय उपसर्गों की द्योतकता को ही स्वीकार करता है, जिसमें विशेषकर भर्तृहरि का मत स्पष्ट है, जिन्होंने उपसर्गों को द्योतक माना है। तो सबसे पहले यही समझें कि उपसर्गों की द्योतकता और वाचकता के रूप में क्या है, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कह सकते हैं। इसे एक आधारभूत प्रश्न से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम इस बात को पढ़ेंगे निश्चित रूप से। हम अगर अच्छी तरह से इस क्लास को ज्वाइन करते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन सभी परीक्षाओं में हम उस उपसर्ग के क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। विशेषकर रीट में तो कोई ज्यादा कठिन वाली बात है ही नहीं, उसको तो हम आराम से कर ही सकते हैं। कुछ ही उदाहरण ऐसे होंगे जहां सस्पेंस होगा कि यहाँ कौन सा उपसर्ग है। तो देखें उपसर्ग क्या है। सबसे पहले एक परिभाषा के तौर पर एक ऐसा सूत्र है, उपसर्गा क्रिया योगी। इससे पहले एक अलग सूत्र आता है, उसका नाम है प्रादय। देखिए, प्रादय सूत्र का मतलब होता है प्र आदि जो 22 हैं उनकी अद्रव्य अर्थ में निपात संज्ञा होती है। तो जो प्र आदि जो 22 हैं ये 22 जिनको उपसर्ग कहा जा रहा है, दुस दुर बी आम नी अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि। ये प्रयादि 22, इन प्रयादि 22 को हम देख रहे हैं
कि ये जो प्रयादि 22 हैं ये अद्रव्य अर्थ में निपात संज्ञक होते हैं, इनकी निपात संज्ञा होते हैं इस प्रादेय सूत्र के द्वारा, यानी निपात कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? जब ये अद्रव्य अर्थ में होते हैं। एक द्रव्य एक अद्रव्य किसी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया गया, जैसे वी एक उपसर्ग है, लेकिन अगर इसको हम ये ऐसा कह देते हैं, इसका मतलब ये एक पक्षी विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब ये अब उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ये द्रव्य के अर्थ में प्रयोग किया गया था। जब द्रव्य के अर्थ में नहीं होगा तब वो उपसर्ग, तब वो निपात है। इसलिए प्रादेय सूत्र के द्वारा ये पूरे जो 22 हैं, इन 22 के साथ इनकी निपात संज्ञा होती है, लेकिन वो द्रव्य अर्थ नहीं होना चाहिए। दूसरा बात देखिए, उपसर्ग क्रिया योग्य सूत्र आता है और ये कहता है कि ये जो प्रयादि 22 हैं जिनको निपात कहा गया था, वो इस सूत्र के द्वारा उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है, उनको उपसर्ग कहते हैं, लेकिन उसमें एक शब्द जुड़ा है क्रिया का योग होना चाहिए। इन 22 का किसी क्रिया के साथ जब योग है तब वो उसको हम उपसर्ग कहेंगे, और उसका एक नाम और होता है, उसको गति भी कहते हैं, उपसर्ग भी कहते हैं और उसको गति नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में अधिकतर गति का टॉपिक नहीं है और वहां उपसर्ग का टॉपिक है। उपसर्ग में भी इस बात को बताना पड़ता है कि यहाँ कौन सा उपसर्ग है, और ये बताना पड़ता है कि इस उपसर्ग को इस क्रिया के साथ जोड़ने पर क्या अर्थ प्रस्फुटित हो रहा है। तो उसके आधार पर हम देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये 22 किसी क्रिया के साथ जुड़ते हैं तो उनको हम उपसर्ग कहते हैं, उनकी उपसर्ग संज्ञा। अब बात आती है इसके आगे कि क्रिया के साथ जब इनको जोड़ा जाता है तो क्या परिवर्तन होता है, किस तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब ये 22 क्रिया के साथ जुड़ेंगे तो अब मैंने एक बात बताई थी कि वहां 2 शब्द आते हैं, एक का नाम है द्योतक और एक का नाम है वाचक। वाचक से तात्पर्य उसका अर्थ होना और द्योतक से तात्पर्य उस अर्थ को प्रकाशित करना। तो यहां भी 2 समुदाय हैं जिनके द्वारा ये कहा गया, कुछ वाचक मानते हैं कुछ द्योतक, लेकिन अधिक व्याकरण का अधिक पक्ष उपसर्गों को द्योतक मानता है। द्योतक से क्या तात्पर्य और वाचक से क्या तात्पर्य? देखिए, वाचक का मतलब होता है कि इसका अर्थ होता है, लेकिन द्योतक का मतलब है कि वो उस अर्थ को प्रकाशित करता है। कारण क्योंकि वहां लिखा है अनेक का अर्थ ही धातु है। जब इसको समझेंगे तो ये आराम से समझ में आएगा। अनेकार्थी धातु से तात्पर्य है कि धातुएं अनेकार्थक होती है, ऐसा नहीं कि किसी धातु का एक ही अर्थ होता। उस धातु के अनेक अर्थ हैं, लेकिन उन अर्थों को सामने लाने का काम उपसर्ग करते हैं, उस अर्थ को प्रकाशित करते हैं। इसलिए उपसर्ग को यहाँ द्योतक माना गया। इसलिए उपसर्गों की यहाँ द्योतकता सिद्ध है। और जहां पर जो लोग वाचक को स्वीकार करते हैं उनकी दृष्टिकोण में उपसर्गों का अर्थ माना जाता है, लेकिन अधिक सहमत जिस पक्ष पर दी गई वो कौन सा पक्ष है? वो द्योतक पक्ष है। जैसे मैंने कहा कि भाई स ईश्वरम अनुभवति, भाई ईश्वर का अनुभव करता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि स ईश्वरम अनुभवति प्रश्न किया गया कि यहाँ अनुभव करता है, यह अर्थ अनु का है या भौति का है? तो कुछ अनु बताएंगे, कुछ भौति बताएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अनु और भौ दोनों का अर्थ बताएंगे। लेकिन व्याकरण हमेशा लाघव उत्तर पसंद करता है, इसलिए लघुअर्थम ही व्याकरणम, यानी लघु अर्थ के लिए ही व्याकरण पढ़ना एक प्रयोजन भी है व्याकरण शास्त्र का। तो उसी दृष्टिकोण से हम भी ये चाहेंगे कि यहाँ पर एक ही कोई उत्तर होना चाहिए। दोनों उत्तर गलत है इस तरह का कि भाई अनु और भू दोनों का अर्थ अनुभव है, तब कहा जाता है कि भू का अर्थ है अनु, तो उसको प्रकाशित करने वाला है। इसलिए अनु एक तरह से द्योतक का काम करता है उस क्रिया के आने का। तो ये बात यहाँ तक स्पष्ट है कि उपसर्ग अधिकतर किस रूप में माने जाए?
द्योतकता के रूप में मानी जाए, वो उस धातु के अर्थ को ही निकालते हैं। जैसे हमने देखा, जैसे ह्री धातु है और ह्री धातु से हार शब्द बनता है। अब उससे पहले देखिए, प्र उपसर्ग जोड़ा, वी उपसर्ग जोड़ा, अ उपसर्ग जोड़ा, सम उपसर्ग जोड़ा, तो देखिए एक बना प्रहार, एक बना विहार, एक बना आहार और एक बना संहार। प्रहार, विहार, आहार, संहार। अब देखिए, ह्री धातु एक सामान्य अर्थ के रूप में ले जाने के अर्थ में हुई, लेकिन अब देख रहे हैं आप, अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग होने पर उस क्रिया के अलग अलग अर्थ हो गए। प्रहार का अर्थ चोट हो गया, विहार का अर्थ यात्रा हो गई, आहार का अर्थ भोजन हो गया, संहार का अर्थ मारना हो गया। तो इस तरीके से एक ही क्रिया में, एक ही धातु में अनेक अर्थ होते हैं, उनको खोजने का काम ये उपसर्ग करते हैं। उपसर्गों के द्वारा हम उस अर्थ तक पहुंचते हैं। अब देखिए, इसके बाद अब आता है कि हम उपसर्गों की पहचान कैसे करें, उपसर्गों को किस तरीके से याद करें। कभी कभी तो यही प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें लिखा प्र, अप, वी, यथा। तो इसका मतलब यथा इसमें नहीं आया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको सबसे पहले इन 22 का नाम याद रखना है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या सुनिश्चित है, ये हिंदी में तो जो भी आगे जुड़ जाता है वही उपसर्ग है, लेकिन संस्कृत में हम याद रखें ये 22 उपसर्ग है। और इन 22 के साथ साथ इनको पढ़ने का एक अलग तरीका हम इस तरीके से खोज सकते हैं, एक नए तरीके से हम इन उपसर्गों को पढ़ें ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए और अच्छी तरह से हम पूरे 22 को याद भी कर सकें। तो इसको मैंने एक दूसरे तरीके से पूरे 22 उपसर्गों को अलग अलग भागों में बांटा और उस तरीके से इसको समझाने की चेष्टा की है। तो उसको आप कोशिश करें और इसी आधार पर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये भी याद रहेगा कि कौन सा उपसर्ग किस तरह का है। तो हमने इस पूरे 22 उपसर्ग को अलग अलग ढंग से अलग अलग भागों में बांटा और उनको 5 भागों में बांट दिया। जैसे सबसे पहला हमने उसको पहला टॉपिक बनाया अकारांत उपसर्ग। अब अकारांत उपसर्ग में कभी कभी ये भी पूछ लेता है ना कोई, अकारांत उपसर्ग कितने हैं, तो वहाँ एक सरल तरीके से हम पूरों को सबको पढ़ सकते हैं। अब अकारांत उपसर्ग यहाँ 4 हुए, प्र हुआ, अप हुआ, औ हुआ और उप हुआ। इसका मतलब यहाँ ये 4 अकारांत उपसर्ग है। ये हम इसलिए अलग अलग करके पढ़ रहे हैं क्योंकि जब भी आप इनके उदाहरणों को पहचानोगे तो वहां आपको ये जरूरत पड़ेगी कि अकारांत उपसर्गों में चारों में एक जैसा नियम मिलेगा हमको परिवर्तन के रूप में। जैसे प्र के रूप में जो परिवर्तन आएगा या अप के रूप में जो परिवर्तन आएगा वो उस जैसा ही परिवर्तन प्राय प्राय अव और उप के रूप में आएगा। इसी तरह दूसरा हमने आकारांत उपसर्ग पढ़ा और आकारांत उपसर्ग के रूप में 2 उपसर्ग है हमारे पास, एक परा और एक आंग। ये 2 आकारांत उपसर्ग है। इसके बाद तीसरा जो चैप्टर पढ़ा हमने, तीसरे में हमने इकारांत उपसर्ग पढ़े। सबसे ज्यादा इकारांत उपसर्ग हैं ये, और उसमें देख सकते हैं आप इकारांत उपसर्ग कि यहां से सबसे पहला वी, वी के पश्चात नी, नी के बाद अधि, अधि के बाद अपि, अति, अभि, प्रति और परि। इस तरीके से सबसे ज्यादा इकारांत उपसर्गों की संख्या है, 8 उपसर्ग हैं। वी, नी, अधि, अपि, अति, अभि, प्रति और परि। ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं, प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है। उपसर्ग का जो प्रश्न है, प्रश्न निर्माता के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे स्थिति में पूछ सकता है कि 22 उपसर्गों में इकारांत उपसर्गों की संख्या कितनी है, 8। आकारांत उपसर्ग कितने हैं, 2। अकारांत उपसर्ग कितने हैं, 4। इसके बाद आता है नंबर 4
उकारांत उपसर्ग। उकारांत उपसर्ग दो है, एक सु और एक अनु। सु और अनु उकारांत उपसर्ग है। और इसके पश्चात नंबर 5 उस पे आते हैं हलंत उपसर्ग। हलंत उपसर्ग के रूप में आंग को हलंत उपसर्ग नहीं माना क्योंकि आंग में आ शेष बचता है, इसलिए हलंत उपसर्गों के रूप में अब देखते हैं हम निस, निर, दुस, दुर, उद और सम। ये 6 हलंत उपसर्ग है। इस प्रकार 6 हलंत, 2 उकारांत 8 और इकारांत 8, 8 8 16, 4 20 और 2 22। इस प्रकार पूरे 22 उपसर्गों को हम 5 भागों में बांट लें। याद करने में भी सरलता रहेगी, संख्या के रूप में याद करने में भी सरलता रहेगी। ऐसा भी रहेगा कि अगर हमको पता है कि इकारांत 8 उपसर्ग है तो इसका मतलब 7 हुए तो 8वां कौन सा हो सकता है। तो इस रूप में हम पांचों को, पूरे 22 को इस तरह से एक वर्गीकरण कर लेंगे और वर्गीकरण के रूप में हम पाएंगे कि यहाँ 5 प्रकार की स्थितीय स्वरूप के आधार पर इन उपसर्गों की। अब देखिए इसके तुरंत बाद आगे जिज्ञासावश प्रश्न हो जाते हैं कि उपसर्गों का जब भी कोई प्रश्न हम देखते हैं कि यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये निस, निर और दुस और दुर को देखिएगा आप। वैसे तो संस्कृत व्याकरण में निस और निर, इसी प्रकार दुस और दुर, इनमें कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि निस और निर, अगर मान लो यहां कहा जाता है कि ये नी के पश्चात विसर्ग है, तो अब बता सकते हैं आप कि ये निस माना जाए कि निर माना जाए। तो यहां सस्पेंस रहता है और सामान्य उत्तर दे भी नहीं सकता, क्योंकि निस का जो स है वो भी आगे चलकर रह होगा और रह को विसर्ग होगा, रह को भी विसर्ग होगा। तो नी में निस माना जाए, निर माना जाए, तो दोनों राइट है। निस भी हो सकता है और निर भी हो सकता है। अब ये कहा जाता है कि बताओ निष्कपट, अब पूछा जाए बताओ निष्कपट में कौन सा उपसर्ग है, तो मैं तो ये समझता हूं कि वर्तमान की स्थिति के आधार पर जितने स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सब इसमें निस भरेंगे, लेकिन इसमें निर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि निस का स है और उसके रूप में यहां जो कपट शब्द पीछे है, तो कपट शब्द को देख करके विसर्ग के स्थान पर सत्व होता है। यहां एक सूत्र है इदु दुग्धस्य चा प्रत्यस्य, उस सूत्र के द्वारा विसर्ग के स्थान पर सत्व होता था, लेकिन पहले जो विसर्ग है वो विसर्ग स का भी हो सकता है, र का भी हो सकता है। इसका मतलब निष्कपट में दोनों उपसर्ग हो सकते हैं, निस भी हो सकता है, निर भी हो सकता है। लेकिन वर्तमान में अधिकतर मैं देखता हूं कि सब बालक जो उत्तर भरते हैं या जो पढ़ाने वाले हैं वो सभी वो देखते हैं कि स को देख करके निस वाला राइट कर देते हैं, र को देख करके निर वाला राइट कर देते हैं, जबकि एक बड़े स्तर पर ये गलत है, क्योंकि यहां दोनों उपसर्ग हो सकते हैं। निष्कपट में निस भी हो सकता है और निर भी हो सकता है। हम केवल उस स को देख करके निस उत्तर भरवा देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे चलकर इस उत्तर पर भी आपत्ति होगी कि जैसे ये लिखा, अब लिखा निरयते, अब कोई पूछेगा कि भाई निरयते में उपसर्ग कौन सा है, तो मैं समझता हूं जिसने अच्छी तरह व्याकरण नहीं पढ़ा है वो विद्यार्थी इसमें बिल्कुल असफल रहेगा और वहां उसका उत्तर गलत माना जाएगा, क्योंकि आपकी भी यही जिज्ञासा रही होगी कि भाई निरयते में हम
निरुपसर्ग मानेंगे रे को देख करके, लेकिन ऐसा नहीं, ये निस उपसर्ग है। ये उदाहरण इस तरह का है कि जिसमें आपको रे देखते हुए भी निर राइट नहीं करना है, इसको निस राइट करेंगे। और तो अब हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न ये होता है कि तो फिर क्यों, जब निष्कपट में भी निस और निर दोनों हो सकते हैं और निर्दय में भी निस और निर दोनों हो सकते हैं, तो फिर इनको अलग अलग दो उपसर्ग बनाने का औचित्य क्या है, क्या प्रयोजन है, क्यों ऐसा किया गया है? तो देखिए, यहां इसका उत्तर यह है कि सिर्फ निर उपसर्ग में और निस उपसर्ग में अलग अलग उनको लिखने का औचित्य सिर्फ ये रहा, प्रयोजन ये रहा, क्योंकि निर उपसर्ग के साथ अयते जो क्रियापद है, इसको जब जोड़ा जाता है तो पाणिनि का एक सूत्र है उपसर्गस्यायतौ, उस सूत्र के आधार पर इस उपसर्ग के रे को लय हो जाता है और ये निलयते हो जाता है। इसलिए अब आप देखेंगे कोई पूछता है कि निलयते में उपसर्ग क्या है, तब उत्तर भरेंगे हम निर। तो देखिए, निस और निर यह सभी उपसर्ग रीट के आधार पर बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन ऐसे कुछ 20 या 25 ही उदाहरण ऐसे होंगे पूरे उपसर्गों में जिनमें रीट का विद्यार्थी, चाहे वो विज्ञान विषय धारण किया हुआ हो, बिना संस्कृत का हो, वो भी इसमें आराम से उत्तर दे देगा। उसको केवल 20-25 उदाहरण ही याद करने पड़ेंगे कि इसमें यह उपसर्ग है, बाकी में तो उसकी उस स्थिति को देख करके हम उत्तर भर देंगे। प्र लिखा हुआ है तो प्र उपसर्ग है। लेकिन अब निलयते जैसे उदाहरणों में वो सामान्य विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाएगा, इसलिए ऐसे उदाहरणों को थोड़ा सा अच्छी तरह से अपवाद के रूप में अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए कि इनमें ये उपसर्ग होता है। तो निलयते में निर उपसर्ग, और मैंने अभी बताया था निर्यते में निस उपसर्ग, निर्यते में निस उपसर्ग है और निलयते में निर उपसर्ग है। इसके कारण ही निस और निर को अलग अलग लिया गया। उपसर्ग से आयत सूत्र को चरितार्थ होने के लिए यहां पर दो अलग अलग उपसर्गों की परिकल्पना की गई, निस और निर, इसी तरह दुस और दुर। अन्यथा इन चारों में सिर्फ दो ही उपसर्ग होते और उपसर्गों की संख्या 20 होती, लेकिन केवल इन गिने चुने उदाहरणों की वजह से हम अलग अलग उपसर्ग पढ़ रहे हैं। अन्यथा सब जगह पर चाहे स हो, चाहे विसर्ग हो, चाहे र हो, सब जगह निस भी हो सकता है और निर भी हो सकता है, दुस भी हो सकता है और दुर भी हो सकता है। ये तो बात रही निस, निर और दुस, दुर की। अब लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कभी कभी जैसे सामान्य पेपर के रूप में कोई बना देता है और सामान्य दृष्टिकोण से कोई हिंदी माध्यम के व्यक्ति संस्कृत से जुड़ जाता है और कहीं वो इस तरह का कोई प्रश्न अपने पेपर में दे देता है और आरपीएससी उसी का आंसर स्वीकार कर लेती है, तब आपको वहाँ थोड़ा सा इस तरह से ध्यान दे लेना होगा कि जब ऑप्शन ही इस तरह के हैं चारों और उसमें ये दे रखा है कि भाई 3 जगह पर र आ रहा है, 1 जगह पर स आ रहा है, तब हम निस को निस वाला ही भर दें और र को र वाला भर दें, ज़्यादातर विसर्ग वाले को स वाला भर दें। ऐसा भी हम उत्तर भर सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है। वो एक सामान्य जैसे प्रश्न पत्र निर्माता के आधार पर वो सही हो सकता है, बाकी उच्च स्तरीय व्याकरण के आधार पर वो उत्तर गलत है, वहाँ दोनों उपसर्ग हो सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शन ही ऐसा नहीं हो, उसमें इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं आए, 4 ही उदाहरण दे रखे हैं और वहाँ एक की आपको उत्तर देना हो, तब वहाँ आप ऐसा उत्तर भर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद, तो ये रही बात निस, निर, दुस और दुर की। अब हम इस उपसर्ग के टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ ये रीट को आधार बना करके जो प्रश्न उत्तर है वो तो सामान्य है, लेकिन हम उसके साथ साथ दूसरी परीक्षाओं को भी आधार करके इसको पढ़ रहे हैं ताकि आप एक ही बार में सभी की तैयारी उपसर्ग के रूप में कर सकें। इसमें देखिए, अब हम जैसे सबसे पहले अकारांत उपसर्गों की बात करते हैं, जैसे आपने प्रे, अप, औ, उप, इस तरह के जो उपसर्ग प्रयोग किए गए, तो अब यहाँ सबसे बड़ा जो चैलेंज है विद्यार्थी के सामने वो ये होता है कि उसने कहा कि बताओ ये निम्नलिखित में से प्र उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है, और उसमें 4 ऑप्शन दिए उसने, जैसे प्रजायते, एक में दिया उसने जैसे
एक लिखा उसने प्लायते और एक लिखा प्रच्छति और एक लिखा प्रपन्नम। अब ये पूछा जाता है कि बताओ इसमें प्र उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखिए कई कई बार ऐसा भी लगता है कि भाई हमने जैसे प्र देखा, प्र उपसर्ग में प्र तो अनिवार्य है ही, तो प्र के रूप में हमको देखना है। अब कई बार इसमें क्या उत्तर भर जाते हैं हम कि तीनों में प्र है, इसका मतलब प्लायते को हम राइट कर जाते हैं कि ये नहीं हो सकता। लेकिन यहां ये प्र उपसर्ग का उदाहरण है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं, क्योंकि ये आपने देखा होगा ये प्रच्छ धातु का रूप है और प्रच्छ धातु में प्रच्छति प्रच्छतः प्रच्छन्ति जो प्रयोग चलते हैं, ऐसे रूप में अगर मान लो इसको प्रच्छति, एक तरह से ये प्रच्छ धातु में सत्री प्रत्यय का सप्तमी व्यक्ति का रूप भी है और विशेष रूप में तो वही है। तो अब यहां देखो इसमें इसको हम प्रच्छन्नम भी कर सकते हैं। देखिए प्रच्छति में इस तरह का रूप बनेगा, तो इसको हम प्रच्छन्नम इस तरह का प्रयोग कर दें। ये प्रश्न पूछा गया, एक तो इस तरह का प्रच्छन्नम और एक इस तरह का प्रच्छन्नम। अब देख रहे हैं आप कि प्रजायते में प्र उपसर्ग है, जन धातु है, जायते जायते जायते। प्लायते में भी प्र उपसर्ग है, लेकिन प्लायते का संधि विच्छेद प्र प्लस आयते होगा। आयते क्रियापद के साथ रे वाला जो उपसर्ग होता है उसके रे को ल हो जाता है, इसलिए वो प्लायते बनेगा, जिसे यहां निलयते बना। तो ये भी प्र उपसर्ग है। प्रपन्नम में भी प्र उपसर्ग पद धातु है, लेकिन प्रच्छनम प्र च छ नम, ये प्रच्छ धातु से ल्युट प्रत्यय के रूप में है, तो यहां प्र उपसर्ग नहीं है। इसी तरह से लेकिन नीचे जो प्रच्छन्नम लिखा है इसमें प्र उपसर्ग है। ये दोनों का डिफरेंस देखिए कि प्र प्लस छद प्लस कथ बराबर प्रच्छन्नम। तो डबल न के रूप में जो लिखा है वहां प्र उपसर्ग है, और जहां प्रच्छ के पीछे अनमी है वहां प्र उपसर्ग नहीं है, क्योंकि यहां प्र उपसर्ग छद धातु कथ प्रत्यय है। प्रच्छन्नम गुप्तम धनम आता ना एक श्लोक, और ये प्रच्छनम लिट प्रत्यांत है, तो यहां प्र उपसर्ग नहीं होगा। तो सबसे पहले तो उपसर्गों की पहचान जब भी करनी हो, विशेषकर यही देखना है सबसे बड़ी बात इस परीक्षा में। ये प्रश्न इस तरह से आएगा, एक पैराग्राफ होगा, उसमें एक शब्द को उठाया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा बताओ इस शब्द में उपसर्ग कौन सा है। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि चारों ऑप्शन में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है या उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है। तो उपसर्ग रहित और उपसर्ग सहित शब्दों के रूप में हम उनको याद रखें कि कौन सा उपसर्ग वाला है, कौन सा उपसर्ग रहित। जैसे प्रच्छन्नम यानी यहाँ यह उपसर्ग रहित शब्द है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसके आधार पर यह देखें कि उस उपसर्ग को एक बार बाहर कर लें और उसके बाद जो शेष बचा हुआ शब्द है उस शब्द की परिकल्पना करें, उस शब्द की सार्थकता को देखें क्या वो सही है। तो ऐसी स्थिति में वहां उसको उपसर्ग माना जाएगा। जैसे देखिए एक उदाहरण, जैसे एक लिखा, ये लिखा मैंने जैसे प्रथितम, एक लिखा प्रकाशितम, एक लिखा प्राप्तम, और एक है जैसे प्रजातम। अब पूछा गया यहां प्र उपसर्ग किस में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में देखेंगे आप प्रकाशितम, प्राप्तम, प्रजातम, प्रथितम। अब यहां प्र को हटा करके देखें आप, प्रकाशितम काशितम है, प्राप्तम में प्र हटा देंगे, आप्तम आप धातु होती है, इसमें प्रजातम में जातम जन धातु से बनता है, लेकिन प्रथितम इसका मतलब इसमें प्र उपसर्ग नहीं है।
यहाँ प्रथ धातु है, याद रखें। तो प्रथयति, प्रथितम, इसका मतलब इनमें प्रय उपसर्ग नहीं है। अब एक अलग तरह का उदाहरण देखिए आप, कि जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, एक में लिखा जैसे प्रिय, प्रास, प्राप्त, प्रेत्य। अब पूछा जाता है कि बताओ प्रय उपसर्ग किसमें नहीं है, ऐसे प्रश्न आते हैं। ऐसा कौन सा उदाहरण है जो प्रय उपसर्ग से युक्त नहीं है, या निम्न में से 3 प्रय उपसर्ग के एक नहीं है, या एक है 3 नहीं है, इस तरह का प्रश्न आ जाए। तो अब देखो, अब यहां हम देखते हैं, इसका मतलब प्रय उपसर्ग के अंतर्गत प्रय उपसर्ग का जो भी शब्द बनेगा वो इकारांत नहीं होगा, इसलिए प्रिय राइट। क्योंकि प्रय के साथ जब क्रिया जुड़ेगी तो निश्चित रूप से अगर ए होगा तो दीर्घ हो जाएगी, प्रय के पश्चात ई वाली क्रिया होगी तो उसको गुण हो जाएगा, उ वाली क्रिया होगी तो उसको भी गुण हो जाएगा, ए और आई वाली क्रियाएं तो उसको गुण या वृद्धि या पररूप, ऐसी स्थितियां होगी। इसका मतलब किसी भी कंडीशन में प्रय उपसर्ग आगे वाली क्रिया के साथ जुड़ करके प्री नहीं हो सकता, प्रू नहीं हो सकता। तो सीधा सा उत्तर है, उसको हम आसानी से ढूंढ लेंगे कि यहाँ प्रिय में प्रय उपसर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ इकार है, इकार वाला नहीं होगा। प्रेत्य में कर सकते हैं आराम से, ऐसे में आराम से देखिए कि ये इसका मतलब ये लप प्रत्यांत, लप प्रत्यांत हमेशा उपसर्ग सहित होता है, तो उपसर्ग निश्चित हो गया है यहाँ। प्रास में आस धातु, अस धातु है प्रत्यय होकर प्रास, अनुप्रास, समास, ऐसे शब्द बनते हैं। प्राप्त में आप्त है। कभी कभी विद्यार्थी ये सोच जाता है कि उस उपसर्ग को बाहर करने पर वो असमंजस में हो जाता है कि क्या ऐसा शब्द होता है या नहीं होता है। जैसे अपन सार्थक शब्द की बात करते हैं, तो जैसे आस लिखा, अब कभी ये हो जाता है कि आस कोई शब्द नहीं होगा, या फिर आप्त कोई शब्द नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा याद कर लें, उसके साथ किसी दूसरे उपसर्ग को जोड़ करके वैसा शब्द बना लें। अगर वो बन रहा है तो इसका मतलब ये समझ जाएं कि वो शब्द है। जैसे प्रास लिखा आपने, अब प्रय को हटा करके जैसे सम लिख दिया, अब वहां बढ़ गया समास। इसका मतलब यहाँ ये आस एक शब्द है और एक क्रिया उत्पन्न शब्द है, इसलिए यहाँ उपसर्ग होगा। इसी तरह आपते में देखा आपने कि प्रय की जगह सम लिख दो तो समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब निश्चित रूप से ये स्वतंत्र शब्द है और उसके साथ हम प्रय का एक उपसर्ग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरीके से हम उपसर्ग के रूप में जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ये उपसर्ग के रूप में प्रयोग। तो जैसे अब मैंने जैसे 4 आपको एक साथ दिखाए, प्रय, अप, औ और उप, चारों में ही ये स्थिति है। अब अप अगर कोई अपी से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आपको अप उपसर्ग नहीं भरना है। अपू से कोई स्टार्ट हो रहा है तो वहां भी नहीं भरना है। जैसे अपूर्णीय कर दिया गया, कहा गया कि बताओ अप उपसर्ग नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अप उपसर्ग अकारांत उपसर्ग है और अकारांत उपसर्ग के साथ ई और उ का प्रयोग किसी स्वर के जुड़ने पर नहीं होगा, इसलिए अभी भी नहीं बनेगा, ठीक है ना, उपी भी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से इन उपसर्गों के शब्दों को हम आराम से पहचान सकते हैं। अब रही बात जैसे अप की, अब अप के रूप में देखते हैं हम कि जैसे मैंने लिखा कि भाई अप में जो ए है वो किसी पैसे प्रारंभ होने वाले शब्द का विलोम शब्द भी हो सकता है। जैसे हमने किसी रूप के रूप में लिखा यहां, जैसे अपरिवर्तयति, अपरिवर्तयति, इसका मतलब अब देख रहे हैं, अब यहाँ थोड़ा सा ये संदेह हो जाता है कि अप उपसर्ग है या नहीं है। तो बिल्कुल इसमें घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं, अपने उत्तर तक आराम से पहुंच सकते हो। यहाँ देखना यह है कि एक बार तो हम पूरा जो शब्द लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा, जो उपसर्ग की परिकल्पना करे उस उपसर्ग को एक बार बाहर करके, जैसे अप को बाहर किया आपने तो ये रिवर्तयति बचता है, रिवर्तयति कोई शब्द नहीं है। अब फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ो कि अब जैसे आपको अब केवल आप ए को बाहर करके देखो तो परिवर्तयति बचता है। इसका मतलब ये अप उपसर्ग नहीं है, ये परिवर्तयति का विलोम है और ये अपरिवर्तयति ऐसा प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से इन चारों अकारांत उपसर्गों को हम समझ सकते हैं।
उप में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। उप के समस्त उदाहरण जो उप से प्रारंभ हो गए वह निश्चित रूप से उप उपसर्ग का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा ये जरूर ध्यान दें कि कभी कभी प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे स्तर का बना दिया जाता है। अच्छे स्तर से तात्पर्य है कि जैसे कहा कि भाई उपसर्ग का क्रिया योग है लिखा, तो कभी कभी जैसे क्रिया का योग नहीं हो, क्रिया नहीं लिखी हो, जैसे आपसे कहा गया कि भाई प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है, अब आपको नजदीक तो उत्तर तो सामने दिखाई देगा कि प्राचार्य है, लेकिन वहां तभी उस ऑप्शन में प्र उपसर्ग भरेंगे आप जब कभी इस तरह का कोई दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आसपास हो ही नहीं, तब तो फिर भी उस तक कल्पना कर सकते हो। लेकिन प्राचार्य में आचार्य जो शब्द है वहां कोई क्रियापद के साथ प्र जुड़ा हुआ नहीं है, वो प्रगत आचार्य के रूप में एक समासिक प्रयोग है, उसको हम प्र उपसर्ग के रूप में नहीं मानेंगे। यानी उसके साथ क्रियापद, पहली बात तो क्रियापद हो, जैसे प्रजायते हो, या फिर उस क्रिया से बना हुआ शब्द हो, प्रजातम हो, ऐसे शब्द हो, तब उसको हम प्र आदि अप औ और उपादि उपसर्गों का हम प्रयोग करते हैं इस रूप में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जितने भी अकारांत उपसर्ग है उनको हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आप ये आज हमने केवल अकारांत उपसर्गों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपको दी है। उपसर्ग क्या होता है, किसको उपसर्ग कहते हैं, किस प्रकार के शब्द उसके अंतर्गत आते हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ा। कल हम इसके आगे की पूरी क्लास करेंगे और उसमें बिल्कुल पूरा पढ़ने के बाद आप हर प्रकार के शब्द में बता सकेंगे कि यहाँ कौन सा उपसर्ग है। तो इस तरीके से उपसर्ग के टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करने पर हम प्रत्येक प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। रीट के अंतर्गत आपको केवल सामान्य शब्द आएगा, उसमें आपको